भाई वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट HTML के वर्जन बताए थे। HTML का वर्जन से HTML 3.0, 3.2, 4 और अब कौन सी इस्तेमाल हो रही है हमारी 5। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट के भी वर्जन आए थे। तो आपको थोड़े पता होने चाहिए कि जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन क्या था, अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, और मिड में कौन कौन सा आए थे, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो द फर्स्ट वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रांड एज, ठीक है, एट नेटस्केप। अब इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा कि इसका नाम क्या है और इसने कौन से सन में फर्स्ट वर्जन जावास्क्रिप्ट का इजाद करा था। तो इसका नाम है ब्रैडन एच एट नेटस्केप इन 1995, ठीक है, एंड वॉज नेम जावास्क्रिप्ट 1.0, यानी 1.0 कह लो या 1.0 कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसका पहला नाम क्या था, जावास्क्रिप्ट के पहले वर्जन का नाम क्या था, जावास्क्रिप्ट 1.0, ठीक है। फॉलोइंग टेबल लिस्ट वेरियस वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के बहुत सारे वर्जन्स इस लिस्ट में आपको पता चलेंगे, जो नीचे एक लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट आपको आपकी बुक के अंदर भी मिल जाएगी अगर आप लोग बुक खोल के देखना चाहते हो तो, ठीक है। सबसे पहले इसका लिखा हुआ है ECMA स्क्रिप्ट, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट वर्जन आया था उसका क्या था, ECMA। कौन से उसमें आया था, 1997 में, ठीक है। 1995 ने उसमें डेवलप करा था और 1997 में फर्स्ट वो आया था। 1995 में डेवलप करा, तो डेवलप का मुराद क्या होगा, सिर्फ इजाज़ के लिए। अब उसके ऊपर काम करना, प्रॉपर उसको तरीके से ऑफिशियली तरीके से लॉन्च करना, वो सब किस में हुआ, 1997 में फर्स्ट एडिशन हुआ, ठीक है, फर्स्ट एडिशन हो गया। इसी तरीके से सेकंड एडिशन हुआ 1998 में। 1998 में जो वर्जन आया था उसका ये था कि वो सिर्फ सपोर्टेड होता था इंटरनेट एक्सप्लोरर फ्रॉम वर्जन 4.0। इंटरनेट एक्सप्लोरर पता है क्या है, एक ब्राउज़र है जो सेकंड वो आया था ना, सेकंड वर्जन आया था ना जावास्क्रिप्ट का, वो किसमें सपोर्ट होता था, सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। इतना पहले इतना याद रखोगे, ज़्यादा फोकस करोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर पे, वर्जन पे बाद में जाओगे, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में सवाल वर्जन का नहीं पूछेगा ज़्यादा, वो पूछेगा कौन से ब्राउज़र पे सपोर्टेड है जावास्क्रिप्ट 2 का वर्जन, या मॉड्यूलर में सवाल हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट का सेकंड वर्जन इंटरनेट एक्सप्लोरर पे था, और वो फिर आप जाके वर्जन इसका कर दो इंटरनेट एक्सप्लोरर का 4.0, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ पे लिखा है ना, तो अगर मैं उसको गूगल क्रोम पे चलाता तो क्या होता, चलता ही नहीं, सपोर्ट ही नहीं करता, ठीक है। उसके बाद तीसरा वर्जन कब आया था, 1999, ठीक है। तो पहले और दूसरे वर्जन में 1 साल का गैप था, दूसरे और तीसरे में 2 साल का गैप हो गया, नहीं 2 साल का नहीं, एक ही है, 1998 का 10 साल का, तीसरा 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 अच्छा। एट रेगुलर एक्सप्रेशंस ऐड हुए तीसरे में, ट्राई कैच एंड वॉज सपोर्टेड बाय इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर का कौन सा वर्जन आ गया, 5.0 और नेटस्केप नेविगेटर 4.0 एंड ओपेरा 5.0 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और कैच और ट्राई का क्या काम है, वो चीज़ हम आगे चल के देखेंगे। कैच और ट्राई तो जब आगे आएगा। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा डिटेल में इसके उसमें पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का 5 वर्जन कौन से में उसमें आया था, 2009 में जावास्क्रिप्ट, हाँ बहुत ज़्यादा है, हाँ वो तो है। अच्छा देखो इसमें ज़्यादातर इम्पोर्टेंट जो है ना, फर्स्ट वर्जन हो सकता है, ठीक है, सेकंड वर्जन हो सकता है, और 6 वर्जन, और कौन सा हो सकता है, 6 वर्जन के अलावा 10, और रीसेंट पूछ सकता है। रीसेंट कौन सा चल रहा है, 2021 में आया है, 2021 के बाद अभी तक इसने कोई लिस्ट अपडेट नहीं करी है। 2021 में लास्ट अपडेट आई है जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, वॉज पब्लिश इन जून 2021 एंड इंट्रोड्यूस रिप्लेस ऑल मेथड फॉर स्ट्रिंग प्रॉमिस एनी
एग्रीगेट एरर, वीक रेफरेंस एंड अदर फीचर, यानी ये इन्होंने थोड़े थोड़े फीचर्स इसके अंदर और ऐड करें। जैसे आप कोई गेम ले लो, गेम में थोड़े थोड़े अपडेट आती रहती है। अब अपडेट करने से क्या होता है, नए नए फीचर हमें पता चल रहे होते हैं। तो यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में रिपीट हो रही है कि इसके अंदर पहले थोड़ा सा काम था, फिर इनकी एक अपडेट आई, तो अपडेट में क्या हुआ, और नए फीचर्स आ गए, फिर और नए फीचर्स आ गए, फिर और नए फीचर्स आ गए। तो आपको टोटल फीचर्स याद रखते हैं कि टोटल काउंटिंग कितनी है इसकी। ठीक है, तो टोटल काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, 4 मिसिंग है ऊपर से, तो 11 है ना, तो 11 वर्जन है टोटल। अब 11 वर्जन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है पहला और लास्ट। पहला और लास्ट इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, पहले और लास्ट पे ज़्यादा फोकस रखना। ये नहीं कि बीच वाले छोड़ दो, बीच वाले भी देखना, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पे ज़्यादा भी फोकस रखना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, ये तो बताया तो मैंने आपको। स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट का टैग क्या काम था स्क्रिप्ट के टैग का? स्क्रिप्ट का टैग ज़रूरी है इसलिए जब आप जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, वेरिएबल्स लास्ट क्लास में बताया था, वेरिएबल्स क्यों ज़रूरी हैं भाई? मैंने कहा था अगर आपको एक वैल्यू 50 बार प्रिंट करनी है, 50 बार प्रिंट से मुराद ये आपको गूगल क्रोम की स्क्रीन पे 50 बार लिखा हुआ देखना है, तो आप क्या करोगे, उसको 50 बार कॉपी पेस्ट करोगे। लेकिन कॉपी पेस्ट के बाद आपको पता चला उसमें मिस्टेक है, फिर क्या करोगे? फिर हमें सबको चेंज करना पड़ेगा, यानी 50 बार चेंजेस हो गई। ठीक है, तो इससे बचने के लिए जावास्क्रिप्ट को यूज़ करो। जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए क्या करो, उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करो। वेरिएबल के अंदर जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब वो वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो गया, इसमें क्या आ गई, var a इज इक्वल्स टू हेलो। अब मुझे जो प्रिंट कराना है अलर्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, ए या ए कराऊंगा। अब मुझे एक बात ये बताओ, ए में डबल कोट में लिखूंगा या ऐसे ही लिखेंगे? कितने बच्चे कह रहे हैं ऐसे लिखूंगा? डबल कोर्स में लिखेंगे हमें भाई, इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में करना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ स्क्रीन पे हेलो। ए की वैल्यू क्या है, हेलो। तो कितने बच्चे कह रहे हैं राइट वे लिखने का? डबल कोट में क्या सर, इस बी ए आर के बाद एक की बात करें ना, डबल कोट में नहीं है। अगर डबल कोट में मैंने लिख दिया क्या मसला है? शो नहीं होगा, शो होगा, लेकिन क्या होगा, ए दिखेगा, ए दिख रहा होगा। भाई डबल कोट्स के अंदर मैंने लास्ट क्लास में कुछ लिखा था, तो स्क्रीन पे क्या हुआ था, जो मैंने लिखा था वही दिख रहा था। तो यहाँ पर अगर मैंने डबल कोट्स में ए लिख दिया तो क्या होगा, ए दिखेगा। ठीक है, तो अगर वेरिएबल का नाम पास करना है ना, आपको याद रखना है डबल कोट मिसिंग है, यानी लिखे हुए ना हो डबल कोट्स, वो विदाउट कोट्स लिखा हुआ। क्लियर हो गई ये चीज़? एक और सवाल है सर, जैसे कि हमने अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं, हमने एक स्क्रिप्ट का टेक्स्ट शुरू में यूज़ कर लिया और उसके अंदर हमने वेरिएशन भी बना रहे हैं, लेकिन हमने जो वेरिएशन बनाई है वो हमें आगे जाके इस बिल्कुल पेज के नीचे जाके हमें वही वेरिएशन अगर यूज़ करनी हो तो हम नीचे जाके वही स्क्रिप्ट का टेक्स्ट यूज़ करें और उसके अंदर डॉक्यूमेंट राइट लिखें तो वही वेरिएशन यूज़ हो जाएगी। बस वेरिएबल्स के ना नाम सही होने चाहिए, नाम से होना चाहिए। वेरिएबल से जो ऊपर नाम कॉल करें ना वही नाम नीचे होनी चाहिए। अगर वो चीज़ सेम नहीं होगी ना तो मसला करिएगी वो। ठीक है, उसके बाद सवाल ये सर जिसका हाँ और ना में जवाब सोशल मीडिया का आइटम जो बताया था वो रिपीट करो। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है फॉलोइंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। आप प्रिमिटिव डेटा टाइप कंटेन अ सिंगल वैल्यू सच एज अ नंबर और अ स्ट्रिंग। इंटीजर और नंबर एक ही चीज़ है, स्ट्रिंग अलग है। इंटीजर क्या चीज़ है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कैसे पहचानोगे कि इंटीजर होगा। इंटीजर उसके अंदर नंबर होगा, हार्ड कोडिंग में क्या बोलते हैं डबल कोट्स के बाहर लिखा हुआ होगा, यानी डबल कोट्स के जो बिना लिखा होगा वो क्या चीज़ आएगी, इंटीजर होगा। और जो चीज़ डबल कोट्स के अंदर आ जाएगी वो क्या होगा, अब वो भले मेरा नंबर हो या कुछ भी लिखा हो, लेकिन अगर वो डबल कोट्स में आ गई तो वो स्ट्रिंग में शामिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स, फंक्शन, एरे, इसके बाद और डिटेल में है। ठीक है, यूजिंग कमेंट्स।
अभी तक जो जो चीज़ें पहले की है ना वो चीज़ थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ना फंक्शन, एरे और इवेंट्स, ये सब आगे देखेंगे। इसमें जो आपकी शॉर्टकट की HTML में थी, कमेंट्स की, जावास्क्रिप्ट में भी वैसे ही है, लेकिन डिफरेंस क्या आता है मैंने लास्ट क्लास में करा था, बता दो। कमेंट कर रहा था ना मैंने जावास्क्रिप्ट में और HTML में, तो डिफरेंस क्या है दोनों में? जावास्क्रिप्ट में जब मैं करूँगा तो डबल स्लैश आएंगे, और अगर HTML में करूँगा तो टैग ओपन एक्सक्लेमेशन मार्क और डैश 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 ऐसे आएंगे, तो थोड़ा चेंज हो गया आएगा, ठीक है। यहाँ तो खाली सिंगल लाइन और मल्टी लाइन, ऐसा जरूरी तो नहीं है जावास्क्रिप्ट में अलग तरीके से। देखो सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन का मतलब ये है कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, आप कमेंट करना चाह रहे हो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी को, तीसरी को नहीं करना चाह रहे, तो अब आप सारा एक साथ थोड़ी सिलेक्ट करोगे। यानी अगर मैं नोटपैड पे मिसाल दूँ आपको, ठीक है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपको लाइन नंबर 3 को जोड़ना है और बाकी सबको कमेंट करना है, तो आप क्या करोगे? लाइन नंबर 4 को इस तरीके से, इसमें कमेंट नहीं होगा, बता रहा हूँ खाली नोटपैड पे, इस तरीके से ये करूँगा मैंने सिलेक्ट और कंट्रोल और स्लैश दबा दूंगा, तो इस तरीके से ये कमेंट हो जाएगा, और उसके बाद इसी तरीके से ये दोनों चीज़ कमेंट हो जाएगी। तो ये चीज़ किस में आएगी? सिंगल लाइन में, मल्टीपल लाइन। मल्टीपल लाइन का मतलब होता है एक से ज़्यादा वाली लाइन, यानी एक से ज़्यादा जिसमें लाइन आ रही है। अब मैंने एक कंडीशन बता दी कि भाई आपको करना है 1 और 5 को कमेंट, तो अब आप क्या करोगे? सिर्फ ये चीज़ सिलेक्ट करोगे, इसमें क्या हो रहा है? सिंगल लाइन सिलेक्ट हो रही है, और उसमें क्या हो रहा था? डिफरेंस। समझ आ गया? सिंगल और मल्टीपल। अभी कोई मसला है तो पूछो। अगर एक साथ आप एक से ज़्यादा लाइनें सिलेक्ट कर रहे हो तो वो किसमें शामिल होंगी? मल्टीपल लाइन। और अगर सिंगल लाइन सिलेक्ट करोगे वो किसमें शामिल होगी? क्लियर हो गया? अच्छा, इसके अंदर अभी तक मैंने अलर्ट बॉक्स देखा है। अलर्ट बॉक्स क्या काम कर रहा था? अलर्ट दे रहा था। बिल्कुल स्क्रीन के मिड में एक बॉक्स बना हुआ जाता है, ठीक है। कंफर्म बॉक्स आज देखेंगे, क्यों? क्योंकि उसके अंदर if और else की कंडीशन चलती है, if और else वाला काम चलता है। पार्स इंट का क्या काम था? कौन सी वैल्यू को इंटीजर बना रहा था? स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से आ रही थी? यूजर इनपुट से। यूजर जब भी इनपुट एंटर करता है तो वो हमेशा वैल्यू मेरे पास किस फॉर्मेट में आ रही होती है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में मैं इसको इंटीजर में कन्वर्ट कब करूँगा? कब मुझे ज़रूरत पड़ेगी करने की? जब मैं कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं कैलकुलेशन की तरफ जा रहा हूँ तभी करूँगा। अगर मैंने डायरेक्ट एक वेरिएबल लिया और उसको प्रॉम्प्ट करा एंटर योर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पे भी मैंने ऐसे कर दिया एंटर योर सेकंड नंबर, यूज़र ने एंटर करा 20 और सेकंड नंबर भी 20 करा, आंसर क्या बनेगा? % अभी यूज़ नहीं करा मैंने, तो आंसर क्या आएगा? वो आंसर आएगा क्या आ रहा था? 20 आएगा, यानी 20 + 20 कितना होना चाहिए था? 40 आना चाहिए। तो अब ये क्या हो रहा है? 20 + 20 20 आ रहा है। तो % का फर्क समझ में आ गया। जब आप कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हो ना तब % यूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद इज नैन एवेल और प्रॉम्प्ट क्या चीज़ थी? हमारा यूज़र से इनपुट लेने के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ लिखते हैं डॉट की वजह से। क्या डॉट की वजह से आपका यही वाला फोल्डर विजुअल स्टूडियो कोड में खुला। देखो मैंने ये फोल्डर खुलवाना चाह रहा था विजुअल स्टूडियो कोड में, फोल्डर नहीं खुला, कुछ और ही खुला था, कोई और सी फाइल बनकर आएगी मेरे सामने। अगर सिंपल मैंने कोड लिख दिया तो क्या काम होगा यहाँ पे? दोबारा नीचे सी यूजर आ जाएगा। नहीं, विजुअल स्टूडियो कोड आपको ऑन तो करके देगा,
लेकिन आपका जो लास्ट टाइम, जैसे इससे पहले मिसाल के तौर पे कोई क्लास हुई है 2112 वेब है ना, तो 2110 की 2110 की क्लास हुई है यहाँ पे, उस पर उन पे किसी सर ने विजुअल स्टूडियो कोड पे काम करवाया होगा, तो अब वो वाली चीज़ खुलेगी। यानी जो सबसे लास्ट में विजुअल स्टूडियो कोड में काम हुआ वो होगा ना, वो चीज़ खुलेगी। किससे? सिर्फ मैं क्या लिखूँगा, कोड से। अभी यहाँ पे पता नहीं क्रेडेंशियल सेव होंगे या नहीं। हाँ देखो, हमने ये खोली थी ना, कॉमा वाली खोली थी लास्ट टाइम, कॉमा वाली खोली थी, तो वही चीज़ आई है। अब मैं लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट। अब यहाँ पे मेरा पूरा प्रॉपर एक फोल्डर खुला है, ठीक है। तो ये 3 याद रखना। CMD में विजुअल स्टूडियो कोड क्यों ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा उस तरीके से करने से और इस तरीके से करने से ये थोड़ा ज़्यादा जल्दी विजुअल स्टूडियो कोड खोल लेता है, वो थोड़ा टाइम लेता है। करके देख लेना कभी डिफरेंस। अच्छा, मेरे पास CMD राइट क्लिक करके सर ओपन में कोड करने से टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा सा नैनो सेकंड में भी फर्क अगर डेवलपर हो तो मिली सेकंड भी काउंट होता है तुम्हारे से। अब यहाँ पे HTML5 यूज़ कर लिया, एंटर मारना भाई। HTML5 टाइटल आपको चेंज करना है, आप टाइटल चेंज कर दो, और स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट का टैग क्लोज भी। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास होम पेज पे बहुत सारी कोडिंग हो गई ना, यानी मिसाल के तौर पे आपने कोडिंग कर ली 600 लाइनों की, अब जावास्क्रिप्ट के आप काम कर रहे हो तो जावास्क्रिप्ट की मज़ीद लाइनें बढ़ेंगी, तो आप एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हो। जैसे मैं CSS की बनाता था जावास्क्रिप्ट में, सॉरी CSS में इन पेज और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस क्या था? इन पेज और एक्सटर्नल के बीच में डिफरेंस है, क्या है? ये नहीं होगा। हाँ बताओ पेज के अंदर हम स्टाइल का टैग लगा देते हैं, एक्सटर्नल के अंदर हम उसकी जो यानी क्लास या एक हम यूज करते हैं डायरेक्ट वहां पे टैग करके डायरेक्ट यूज ये एक्सटर्नल इंटरनल का फर्क। स्टाइल का टैग में इन पेज में लगाता था, एक्सटर्नल में आगे नहीं लगाता था। हाँ, ये कोई डिफरेंस। यही चीज़ जावास्क्रिप्ट में भी है। जब आप जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दोगे ना, तो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाने के बाद वहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग कॉल नहीं करोगे, डायरेक्ट अपना काम स्टार्ट करोगे। और वही आप लिंक लगाओगे जिस तरीके से लगाते हो। अब लिंक में CSS का कैसे लगाता था, लिंक रियल स्टाइल शीट href स्टाइल डॉट CSS ये करता था। जावास्क्रिप्ट का अगर मुझे लिंक करना है तो मैं क्या करूँगा, स्क्रिप्ट src खत्म, और इसके अंदर मैं अपने फाइल का नाम पास कर दूंगा। सर अगर स्क्रिप्ट की एक्सटर्नल बनाएंगे तो डॉट स्क्रिप्ट लगाएंगे, डॉट JS लगाओगे। एक्सटर्नल CSS की फाइल बनाने के लिए क्या लगाते थे, तो अब यहाँ पर एक्सटर्नल JS की फाइल बना रहे हो तो JS का मतलब जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, JS, क्या लगेगा, डॉट JS। ठीक है, हम चल रहे हैं for else की कंडीशन की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, var a इज इक्वल्स टू 25। अब ज़रूरी नहीं है कि आप a और इधर बैठो, इससे नहीं खेलो नहीं, अगर ये छुट्टी ना तुम्हारी कमर पे लगेगी, इसकी खैर है, तुम्हारी कमर पे बड़ी गंदी लगेगी। var a इज इक्वल्स टू 25। अब मैंने आप लोगों को बताया था ज़रूरी नहीं है a के नाम से ही वेरिएबल चलाओ, जो मर्जी वेरिएबल का नाम आ रहा है आप लिख दो, ठीक है। अपनी तरफ से आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं, राइट और रॉन्ग में मैं बताता हूँ अभी, राइट और उसका रॉन्ग में लिखने का क्या है मैं बताता हूँ वेरिएबल के नाम का। मैं बता रहा हूँ ना 2 मिनट। var a इज इक्वल्स टू 25 कर दिया मैंने, और var b इज इक्वल्स टू मैंने कर दिया 10, ठीक है। अब मैं आया, मैंने if लिखा इधर, तो if लिखने के बाद मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करा, a इक्वल टू क्या काम कर रहे हैं,
बी चेक कर रहे हैं वैल्यू की सेम है कि नहीं। बी, ठीक है। इसके बाहर आओगे, अब ज़रूरी नहीं है इनके बीच में स्पेस दो, मैंने स्पेस दी हुई है, आप दे देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते नहीं दो, मसला नहीं है कोई। अब इसमें क्या हो रहा है, बिल्कुल एंड में एक एरर आ रहा है, ये देखो यहाँ पे रेड लाइन दिख रही है। तो ये एरर ये चीज़ है कि आपने इसका आगे का काम नहीं करा, जब आप इसका पूरा काम कंप्लीट कर लोगे एरर हट जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने इफ के बाद क्या करा हुआ है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हुए, इसमें नहीं लगाए तो तभी बता रहा है एरर, ठीक है। तो अगर इस तरीके से एरर आए ना, आप यहाँ पर आके रुका और एरर आ रहा हो तो पहले कर्ली ब्रैकेट लगाना, एरर हट जाएगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, हट जाएगा एरर, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर आप पास कर दो, अलर्ट के अंदर डबल कोट्स में लिखवाऊंगा या ऐसे ही डबल कोट्स के बिना, मैं चाह रहा हूँ करेक्ट लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट लिखा हुआ आ जाए, करेक्ट लिखा हुआ है तो स्ट्रिंग में देना पड़ेगा, स्ट्रिंग यानी डबल कोट्स के अंदर ये लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो मैं डबल कोटेशन यूज़ करूँगा, CORRECT करेक्ट। मेरी बात अगर अभी सही साबित हो गई, ठीक है, बैठो वाला पीछे देख लो चल रहे हैं नहीं, इनको और एक आगे मुसम्मी के बराबर में। अगर मेरी बात सही साबित हो गई तो करेक्ट तो लिखा हुआ आ जाएगा, अगर रॉन्ग साबित होगी तो कुछ लिखा हुआ आना चाहिए ना, रॉन्ग भी तो होनी चाहिए भाई। हमेशा बात दो हिस्सों में चलेगी, या तो सही या फिर गलत। अभी मैंने सही बात पे काम कर दिया, गलत बात पे भी तो कुछ लिखा हुआ आना चाहिए ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे एल्स का पार्ट, फिर एरर दे रही है, एरर देखो क्या आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट का आ रहा है, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एल्स यहाँ पर आ गई। और इसके अंदर आप अलर्ट में क्या पास कर दोगे, रॉन्ग। अभी क्या चलेगा, करेक्ट या अलर्ट, ये करेक्ट या रॉन्ग, रॉन्ग चलेगा। जाके रन करो, कॉपी पाथ करो, कॉपी पाथ करने के बाद ऑटो सेव होते हैं, देख लेंगे वैसे चला के, नहीं है ऑटो सेव, नहीं है ऑटो सेव। अगर मुझे इसको स्क्रीन पे लिखा हुआ सिंपल दिखा रहा हूँ, जैसे सिंपल स्क्रीन पे लिखा हुआ है, अलर्ट का बॉक्स नहीं आया, मैं चाह रहा हूँ तो अलर्ट को हटा के मैं क्या लिखूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू को मैंने कर दिया सेम, 10 सॉरी 15 है ये, तो इसको 10 कर देते हैं। अब क्या चलना चाहिए, रॉन्ग क्यों आ रहा है, अभी पेज को मैंने रिफ्रेश नहीं करा, तो कंट्रोल R, इसका काम समझ में आ गया। पहले अपने पास ये काम करके देखो, फिर इसी के साथ ट्रिपल इक्वल टू भी अपने पास काम कर लो, फिर हम चलते हैं इफ और एल्स की कंडीशन, इफ एल्स वाली तरफ। अभी इस कोडिंग के अंदर किसी को कोई सवाल है तो पहले पूछ लो, चलो अपने पास काम करो, अगर कोई सवाल हो या कोई मसला हो तो पूछ लेना, ठीक है। वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल var परसेंटेज, अब आप पूरा लिख लो, मैंने PER लिखा है, ठीक है। PER इक्वल टू प्रॉम्प्ट, डबल कोट्स के अंदर मैंने पास कर दिया एंटर। ये तो लास्ट क्लास वाला काम है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। एंटर योर परसेंटेज, ठीक है। लेकिन अभी क्या होगा, मेरे पास परसेंटेज नंबर में आती है, तो नंबर में क्या होता है, क्या क्या कहना एक वेरिएबल का नाम बनाया है, जैसे मैं var a लिख रहा था ना, अब मैंने यहाँ पे var PER लिख दिया, तो वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम ना, ये चीज़ पूछ रहा हूँ ना, कुछ भी लिख सकते हो भाई, मैंने बोला ना कुछ भी, अपना नाम लिखना चाहते हो वो भी लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो। लेकिन जब उसको नीचे की साइड पे भी कॉल करवाऊंगा ना, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा कि इफ एल्स के अंदर जब मैं इसको पास कराऊंगा ना तो सही होनी चाहिए। अब इसके अंदर पार्ट्स एंड यूज़ कर लेते हैं,
पार्ट्स एंड में क्या है, एक यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट क्लोज है कहाँ पर होगा, सबसे एंड में जाकर होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे मैंने एंड कर दिया, मेरा एरर भी हट गया। अब चलते हैं इफ़ और एल्स की तरफ। इफ़ पहली वाली लाइन में ये हो रहा है कि यूज़र आ रहा है, यूज़र अपनी परसेंटेज एंटर कर रहा है, वो परसेंट स्ट्रिंग फॉर्मेट में मेरे पास आकर पार्सेंट के पास जाइए। सबसे पहले पार्सेंट क्या काम कर रहा है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद उसको कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा है, पर में। अब मैं कह रहा हूँ इफ अगर पर के अंदर यानी परसेंटेज का पूरा मिसाल ले लो, पर के अंदर परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 है, इसमें क्या नहीं समझ आया पहले ये बताओ। समझ में आया सब बताओ पहले, पुराना एफएल वाला ही काम है सारा। अब सवाल ये था आप लोगों का, सर हम वेरिएबल का नाम कोई भी पास कर सकते हैं, यही सवाल था। तो एक बात इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो नाम पास कर रहे हो ना, ये PER वाला, वही नाम यहाँ पे भी कॉल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ऊपर आपने PER लिख दिया, नीचे PAR लिख दिया, ये नहीं होना चाहिए, तो चलेगा ही नहीं आपका प्रोग्राम। ठीक है, एरर दे देगा। तो ये दोनों जगह पे ना सेम होना चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको 70% ऐड करे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 से क्या मुराद है, 70 और 71, 70 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 120, लेकिन 100 से ऊपर भी जा सकता है, मैंने कोई लिमिट नहीं लगाई अभी सिंपल ये वाला काम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं लिमिट लगा दूंगा कि 100 से ऊपर परसेंटेज एंटर करें ना, उसको कोई रिजल्ट ना दिखे, यानी हम अपनी तरफ से कोई भी प्रिंट करा देंगे। ये आप लोगों को चलो टास्क तो नहीं होगा अभी, खैर उसमें इम्पोर्टेंट है। मैंने कह दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट में आप इसको प्रिंट करा दो ए ग्रेड, या ए लिख दो, सिंपल ग्रेड लिख दो, मर्जी है आपकी पूरी। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, अगर उसने अभी 70 से लेके 100 के बीच में कुछ भी एंटर कर दिया, उसको क्या मिलेगा। अगर उसने 60 कर दिया कहाँ से मिलेगा, सर ये के बराबर प्लस देके ठीक है, एल्स में आएगा 60% का। लेकिन अगर उसने 50 एंटर करा तो फिर मैं 50 की जगह कहाँ पे लिखूँगा, आपने बोला ना सर, ठीक है, एल्स ला वही जो आप वाला काम जो पूछो ना बता रहे हो वही करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद मैंने कह दिया कि बी ग्रेड। अब बी ग्रेड किस किस को मिलेगा बता दो मुझे, 70 से यानी 1 से लेके 69 तक जो भी वो एंटर करेगा उसको क्या मिलेगा, बी ग्रेड। लेकिन मुझे इस तरीके से क्राइटेरिया थोड़ी बनाना, चेक कर लो चला के। नहीं आएगा सर, यहाँ पे इसी पता चल रहा है कि उसको बताया नहीं सर हमने सी और वो उनका दिया है, उसको बताया नहीं कि पीछे का क्या हो। अभी मैंने करा 76, क्या आया, ठीक है, मैंने कर दिया एंटर 70, ठीक है, 70 तो इक्वल था। मैंने एंटर कर दिया 49, 43 या 49 जो भी है, लेकिन मैंने क्या बोला था 40 से बड़े वाले को क्या मिलना चाहिए, डी ग्रेड, लेकिन यहाँ तो बी ग्रेड किया नहीं पूरा पूरा उसको फॉर्म दे दिया ना। तो भाई इसलिए कह रहे हैं एलसिफ की कंडीशन लगी। अब चलेगा मेरा इफ एलसिफ जरा करके दिखाइए नहीं बता रहा हूँ ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, समझ आया। इफ एलसिफ ये जो आपने दूसरा एल्स इसको मैं अभी लगा दूँगा भाई। अभी यार भाई अभी आप लोगों ने एक और एल्स में काम करके देख लिया, 70 से बड़ी वैल्यू आ रही है उसको ए ग्रेड मिल रहा है, और एल्स में जाने के बाद मैंने उसको कोई भी वैल्यू दी तो उसने मुझे बी ग्रेड ही प्रिंट करके देख रहा है। इफ एल्सिफ के अलावा पे अभी मैं काम पे नहीं जा रहा। अगर आपके दिमाग में कोई और आइडिया आ रहा है कि मैं इस तरीके से कर सकता हूँ तो कर बताओ। जो आप ऑप्शन दे रहे हैं वही सही है। पहले हो सकता है ना कोई और आइडिया भी आ रहा हो भाई। सर कुछ भी नहीं आ रहा। तो देखो एल्सिफ अब ऐसे यूज़ होगा जब आप उसको बार बार उसको कंडीशनें चेक करा रहे हो। मैं कह रहा हूँ भाई अगर उसने 70 नंबर पास करा तो आप पहले किस में पास कर, पहले किस में चेक करो, इसमें जो मैंने हाईलाइट करा इसमें चेक करो।
अगर 70 पास नहीं करता तो 60 पास करेगा। अगर आपको 60 पास करना है तो मैं यहाँ पे जो प्रोग्राम बना रहा हूँ नीचे आप उसमें जाके चेक करो। अगर 60 भी पास नहीं करता तो 50 में जाके चेक करो, 50 भी पास नहीं करता तो 40 में जाके पास करो, 40 में जाके चेक करो। अब इसमें क्या हो रहा है, बार बार कंडीशन को चेक करे जा रहा है, चेक करे जा रहा है, इसीलिए एलजेब। तो अब एलजेब का काम स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, एलजेब अगर मैंने देखो स्पेस, चलो ये बताता हूँ इसमें, अभी तो एरर ही आएगा। ठीक है, एलजेब कर दिया। यहाँ पे मैंने बताया था एल्स के आगे आप कंडीशन पास नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, एल्स इफ लिखा हुआ है, तो इसके अंदर मैं कंडीशन पास कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपल जहाँ पर एल्स लिखा हुआ होगा ना वहाँ कंडीशन पास नहीं करोगे। कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, मैंने फिर PER लिखा और मैंने कर दिया ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर हो 60, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो B। ठीक है, अब इसमें क्या काम होगा, B ग्रेड कहाँ से कहाँ तक असाइन होगा, 1 से लेके 60 तक, लेकिन मुझे इस तरीके से सीक्वेंस थोड़ी बनानी है। तो अब आओ आगे वापस काम करेंगे। तो अब आप वापस यही चीज़ रिपीट करोगे। हाँ ठीक, अब आप यही चीज़ वापस रिपीट करोगे एलजेब का। चेंजेस कहाँ कहाँ होंगी मुझे बता दो। जो ब्रैकेट के अंदर पहले PER लिख लिया मैंने, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लिया। आप बताओ अब आएगा 50, अब 50 आएगा सिंपल, बस चेंजेस यहाँ पर होंगी। डॉक्यूमेंट राइट में C आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में C आएगा, आप कर दो C। ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी सीक्वेंस कंप्लीट नहीं हुई, तो मैं वापस एलजेब यूज़ करूँगा। जब तक आप चेक कराना चाह रहे हो, अगर आप चाह रहे हो कि 10 मरतबा चेक हो तो आप 10 मरतबा एलजेब यूज़ करो। अगर आप चाह रहे हो 2 मरतबा चेक हो तो एलजेब 2 मरतबा यूज़ करो। जितनी मर्जी है आपकी कंडीशन चेक करो। मगर सर ये आपने पहले इफ कर लिए, डायरेक्ट एलजेब नहीं कर सकते। पहले इफ फिर एलजेब सीक्वेंस जो है वही चलेगी। ठीक है, अब मैंने कह दिया इफ सॉरी एलजेब, इसके अंदर मैंने कह दिया PER ग्रेटर देन इक्वल टू और मैंने इसमें पास कर दिया 40। तो अब इसको क्या मिलेगा, खामोश हो जाओ लास्ट में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर क्या पास हो जाएगा। अब सीक्वेंस तो थोड़ी सही हो गई, लेकिन हमारी कौन सी रह गई, फेल वाली कौन सी थी, यानी 1 से लेके 39 तक जो भी नंबर एंटर होंगे वो किस में आएंगे, फेल में आएंगे। तो अब ज़रूरी नहीं है उसके लिए कंडीशन बनाओ, डायरेक्ट एल्स पार्ट कॉल करो और फेल लिखो। सर ये जो आपने साइन डाला हुआ है सर, हाँ ये वाला, ये इसके अंदर एक्सेल के तो आप वो वाला साइन डाल के उसको शॉर्ट इसमें लिख देते हैं आप लेस देन, तो इसके लिए लेस देन का कुछ नहीं है। आप लेस देन भी कर सकते हो, मैंने ग्रेटर देन यूज़ करा है। सर साइन भी काम जाओ सर बी के साथ इसमें डाला सर, बता रहा हूँ 2 मिनट बता रहा हूँ। सिंगल चेक कर दो। इसके अलावा कोई भी होगा तो है। देखो भाई, अगर उसने अभी देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, उसने 70 से लेके 100 तक कोई भी वैल्यू प्रिंट करी, उसको क्या, कोई भी वैल्यू डाली उसको क्या मिलेगा, ए ग्रेड। ठीक है, उसने 60 से लेके कोई नंबर डाला तो 60 से 69 के बीच में डाला तो B। इसी तरीके से 50 से 59 के बीच में डाला तो, और 40 से 49 के बीच में डाला तो, ठीक है, 1 से 39 के बीच में डालेगा क्या होगा। तो अब मैंने इनकी कंडीशन बना ली, 1 से 39 के बीच की नहीं बनाई, लेस देन 40 नहीं बनाई। अगर आप बनाना चाह रहे हो आप बना सकते हो, नहीं तो एल्स पार्ट उसको खुद ही उठा लेगा। बाकी जो नंबर बचेंगे ना वो एल्स पार्ट खुद ही उठा लेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपको बताना है फिर भी आप बता सकते हो। अभी मैं आपको रन करके दिखाऊँ, ये इन दो के आगे आपने वो नहीं डाला ना, सेमीकोलन डाल दो, वैसे इतना मसला नहीं होता इसमें। बहुत जाम मिलेंगे सर। कॉपी पाथ मुजम्मिल खामोश, कंट्रोल R। ठीक है, अभी सिंपल मैं इनकर कर रहा हूँ परसेंटेज अपनी 10, क्या आना चाहिए, कौन सा पार्ट चलना चाहिए मेरा, ठीक है। अब इसके अंदर एक थोड़ी सी, पहले इसमें कोई सवाल है तो पहले पूछो।
वो नहीं है सर, बहुत सवाल है। पूछो। मेरा सवाल तो ये कि सब में एल्स इफ आया और परसेंटेज हमने बताई है सबको कि इतना है। अब एल्स के अंदर हम लोगों ने डायरेक्ट फेल लिख दिया। भाई एल्स के अंदर मैं कह रहा हूँ अगर 1 से लेके 40, 1 से लेके 39 तक नंबर बचे, मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 39 तक जो भी नंबर डाले ना उसको भी एल्स अच्छा मतलब वो कर दिया। उसको आप ऑटोमेटिकली फेल कर दो। और कोई सवाल है? पूछो अगर कोई सवाल है तो पहले। नो सर। तुम्हारी हंसी बता रही है सवाल थोड़ा है। सा है। अरसलान तुम्हारी हंसी बता रही है सवाल है। सर नहीं है कोई सवाल। तुम्हारी हंसी बता रही है पूछो तो नहीं। सर सवाल ये था कि सवाल तो दिमाग में आया। खामोश हो जाओ, सवाल करने दो उसको। सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ये इधर क्या करते हैं बेसिकली काम? भाई देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर उसने 70 के, देखो मैंने बोला अगर क्या हमारे पास मार्कशीट में कैसे काम हो रहा होता है, ए ग्रेड किसको मिल रहा होता है? 70 से ऊपर होगा। 70% जिसको आई हुई होती है या 70% से ऊपर इक्वल आई हुई होती है। तो PER के अंदर क्या हो रहा है, मेरा जो यूज़र वैल्यू डाल रहा है वो इंसर्ट मतलब स्टोर हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि यूज़र जो इंटर कर रहा है वैल्यू वो 70 के बराबर हो, 70 के बराबर या उससे बड़ी। तो उसके लिए अब आप ये दो ऑपरेटर यूज़ करोगे, एक है ग्रेटर देन का और एक है इक्वल टू का। तो ये दो काम ये कर रहे हैं कि वैल्यू को इक्वल टू चेक कर रहा है 70 के बराबर है, और ग्रेटर देन ये यूज़ कर रहा है कि वो 70 से बड़ी है। तो दोनों का काम ये है। सर ये प्रॉम्प्ट जो आपने लगाया इसको मुझे क्यों लगता है क्या यूज़र से इनपुट जो मैं ले रहा हूँ, बॉक्स जो बना हुआ आ रहा है, ये जो चीज़ बॉक्स बनी हुई आ रही है प्रॉम्प्ट की, ये चीज़ ये इसका काम कर रहा और एंटर योर परसेंटेज मैंने लिखा है, एंटर योर परसेंटेज ये रहा। प्रॉम्प्ट की जगह अगर डॉक्यूमेंट और राइट तो बॉक्स बना के देगा मतलब वो बॉक्स नहीं बनाया ना, फिर तो डायरेक्ट अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में बॉक्स बनेगा ही नहीं। हाँ मतलब वो क्या देगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट को मैं अगर डेफ में दे देना पहले कंसोल के देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट अगर आप करोगे ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पास होती है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है, और डिव पास होता है आपका HTML में। डिव आप अगर पास कर रहे हो स्क्रिप्ट के टैग के अंदर, तो मैंने बोला अलग तरीके से पास होगा, डायरेक्ट पास नहीं हो सकता। कैसे होगा सर? इसके वही बाद तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे होगा। इसके टेक के बाद चलो अभी एक काम करवाता हूँ ना आपको, एक काम ये करवाता हूँ कि ये जो प्रिंट होकर आ रही है ना वैल्यू H1 के फॉर्मेट में आए, यानी A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड फेल जो लिखा हुआ आ रहा है ना H1 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो HTML का टैग यूज हो रहा है ना, HTML का टैग यूज हो रहा है ना, कैसे यूज होगा कौन? सिंपल कुछ भी नहीं करोगे, पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया। HTML का टैग जावास्क्रिप्ट में यूज जब भी करोगे उसको डबल कोट्स के अंदर लिखोगे, वहाँ लिखो डबल कोट्स यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर दिया, H1 का टैग इस तरीके से लगाया और इसी चीज़ को मैंने एंड में जाके क्लोज कर दिया। सर कॉपी करें डिव का भी ऐसे ही होगा, लेकिन फिर उस डिव के अंदर 78 लिखा, यही देख लो किस तरीके से लिखा हुआ है, H1 के फॉर्मेट में आ रहा है। बहुत अच्छी बात बताई है। डिव के अंदर हमें CSS देनी होगी तो वो कैसे देंगे? बड़ा मसला है। बस कर दिया आज इतना एक ही साथ पढ़ाऊंगा ना खुद कंफ्यूज हो सर वो बताया ना वो जाऊंगा। होम के टेम पे जाते हैं तो सर आज